ठीक है जी, ये पार्ट ए जो था आपने पिछला सुना है, तो अभी हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें टेस्ट नंबर 5। टेस्ट 5 का क्वेश्चन भी बेसिकली नोट का ही सवाल था, नोट बनाना था इसमें भी। रिक्वायरमेंट पढ़ें तो इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर। पेज नंबर टेस्ट नहीं है आपके पास, ये वैसे मंडे लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन किताब में भी है। कभी कभार सवाल किताब से उठ जाते हैं ना। कौन सा सवाल है यार, बता दो। सवाल नंबर 12, सफ़ा नंबर 189, पेज 189, क्वेश्चन नंबर 12, मंडे लिमिटेड। कौन सा क्वेश्चन है जी? नाम क्या है जी? पेज नंबर कौन सा है? चलें। अच्छा जी, तो नोट बनाना है हमने 2018 का और सिर्फ 2018। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा आपको? मज़े का था। टेस्ट ही दिया आपने जी? कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था ये कल वाला परसों वाला? कैसा रहा एक्सपीरियंस? पास हो जाओगे? गुड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड। द बैलेंसेज ऑफ PPE एज ऑन यकम जनवरी 18। तो यकम जनवरी 18 पर बैलेंसेज हैं। वो कहता है कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट, कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट हुआ तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी यहाँ पे, कॉस्ट मॉडल वाला हुआ तो कॉस्ट पड़ी होगी, इसलिए उसने ऐसे लिख दिया। और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रही है। ये यकम जनवरी 2018 के बैलेंसेज हैं, यानी ओपनिंग बैलेंसेज हैं। अच्छा, ऑफिस बिल्डिंग है और इक्विपमेंट है। अच्छा जी, तो जरा पढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं वन बाय वन। ऑफिस बिल्डिंग जो है वो रीवैल्यू हो रही है, ऐसा ही है? तो बोलो, ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड ये हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। ये सारी, ये बिल्डिंग रीवैल्यू हुई है और रीवैल्यू होकर 186 पर ले गए हम इसको रीवैल्यू करके। ठीक है जी, ओके। उसके बाद दूसरा एसेट है हमारे पास इक्विपमेंट। सवाल पढ़ते हुए ही आइडियाज़ होते हैं ना हमें। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट से रिलेटेड हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉइंट नंबर 2 में पड़ी है। ठीक है, अच्छा, ऊपर ये रीवैल्यूएशन की जो बात हो रही है ना जी, ये वाली, ये ग्रीन कर रहा हूँ मैं, यानी कि ये आपने बिल्डिंग के साथ पढ़नी है लाइन। ओके, और सही है। अच्छा, अब ये तो हो गई 0.5 तो जनरल पॉइंट है ना, कि ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड पे है और उसमें हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो रेट लाइफ जो है 20 ईयर्स ली हुई है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रिवैल्यूएशन मॉडल है, बाकियों पे भी ऐसे डिटेल्स गिवन है। ये तो जनरल पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं आपके ये भी साथ ही आप ग्रीन रख लें, यानी ये भी बिल्डिंग से ही रिलेटेड है, ऐसे ही है। चल,
अब एक चीज़ आपको जो है ना थोड़ी सी नई नज़र आ रही है। एक चीज़ है जो ना ग्रीन है यानी बिल्डिंग भी नहीं है, और ना ही वो येलो है यानी इक्विपमेंट भी नहीं है। वो क्या चीज़ है? नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, देखो मैंने ग्रीन कर दिया बिल्डिंग की डिटेल्स को और येलो कर दिया इक्विपमेंट की डिटेल्स को, ठीक है ना आपके लिए। अब पॉइंट 3 में कहता है ऑन यकम जनवरी 18 हमारे साल में ही, साल के पहले दिन, ML कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 18, और हमारे साल में 31 अक्टूबर 18 पे ये कंप्लीट हुआ। हाउएवर द वर्क वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम 16 to 31 अगस्त ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स, ड्यू टू ये नॉन रूटीन 0.5 मंथ या 15 डेज, ठीक है, और है कौन सी? नॉन रूटीन सस्पेंशन, ठीक है, 0.5 मंथ्स की नॉन रूटीन सस्पेंशन, तो इसको एक कंसिडर करते होते हैं, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 660 मिलियन इनकर्ड ऑन प्लांट वॉज पेड एज अंडर, और डिफरेंट पेमेंट डेट्स आ रही हैं। प्लांट वॉज फाइनेंस्ड थ्रू, अब यहाँ तक कोई मसला नहीं था आपके लिए, यहाँ तक तो आइए 16 चल रहा था। आपने सिंपली क्या करना था, 660 की कॉस्ट है, 31 अक्टूबर पे कहना था पूरी होगी, नवंबर और दिसंबर 2 महीने इसको डेप्रीशिएट कर देना था। लेकिन साथ ही अगली ये लाइन पड़ी, द प्लांट वॉज फाइनेंस थ्रू आ बैंक लोन, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट आ गया, ओके। तो इसको भी हमने साथ में देखना है। अब 1 बाय 1 चलते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबसे पहले प्लांट ही करते हैं, ताज़ा ताज़ा चल रहा है हमारा, ठीक है, टॉपिक। तो नोट का फॉर्मेट यही रहने देते हैं पड़ा हुआ, ये वाला। भाई कोई अच्छा सा डस्टर नहीं है? भाई कोई लकड़ी वाला डस्टर होता है मेरा यहाँ पे, वो कहाँ है? भेज दे, किसी को बुला लेना बाहर से, हैं? वो नहीं होगा तो फिर बाद में मिटा देते यार, चलो, नहीं होगा तो ज़ीरो आ जाएगा। इम्पेयरमेंट नहीं है ना इस साल में, चलो। अच्छा सर, अच्छा नहीं ना लगता ज़रा ऐसे, चलो पड़ा रहे यार। भाई ये ना जहाँ जहाँ पे मैंने मिटाया है ना, सिर्फ वहाँ वहाँ पर मिटा दो। ओके जी, तो सवाल का नाम मंडे लिमिटेड। सबसे पहले फिर प्लांट कर लेते हैं, लेकिन अब ये पता चल गया है कि हमारे कॉलम्स 3 बनेंगे। पूरा सवाल पढ़ लिया ना। एक तो है ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट जो पहले से आ रहे थे, और तीसरा कौन सा आ गया, अब प्लांट भी आ गया इस साल में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो 3 कॉलम्स बना लेते हैं। ऑफिस बिल्डिंग जल्दी बनाएं, तब तक बोर्ड साफ हो जाता है। ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट और प्लांट। टोटल का कॉलम नहीं रिक्वायर्ड, और कंपैरेटिव ईयर भी नहीं रिक्वायर्ड। जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा जी, ये मंडे लिमिटेड ही है, किताब में कौन से पेज नंबर पर है? 189 पे, अगर कोई देखना चाहे तो। मंडे लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है जी। ईयर एंड कौन सा नोट बना, 18 का? फॉर द ईयर एंड 31 नंबर 18 है, बोलो। ओके डन। जी, तो क्या क्या आ रहा है जी हमारे पास?
बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग लिखना जी। ठीक है जी, ऑफिस बिल्डिंग लिख लेते हैं। इक्विपमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। रुपीज इन मिलियन। ठीक है जी। चलो, अब मैंने कहा सबसे पहले प्लांट को ही कर लेते हैं, ये बहुत ही वैसे, चलो ठीक है। रिवैल्यूएशन भी है ना सवाल में? ओके, उसके बगैर तो नोट आता ही नहीं। आप अच्छा जी, अब सबसे पहले प्लांट की तरफ आए हैं। नोट बना रहे हैं 31 दिसंबर 18 का, तो ओपनिंग हमें चाहिए 1 जनवरी 18 पर। तो 1 जनवरी 18 की बजाय हम वापस जाएंगे 31 दिसंबर 17 पे, और जाके देखेंगे तो हमें प्लांट नज़र ही नहीं आएगा, प्लांट है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 0 है। ठीक है जी, 1 जनवरी 18 पर ओपनिंग बैलेंस 0। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ है जी, यहाँ पर एडिशन तो है, प्लांट में एडिशन तो है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो यहाँ जगह है, वर्किंग की जा सकती है। अच्छा जी, जो वर्किंग यहाँ हो जाए यहाँ कर लेंगे, बाकी उधर चले जाएंगे। ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्लांट। हेडिंग की जरूरत नहीं थी, आपके लिए बनाई जी। कॉस्ट ऑफ एसिड, बोरिंग कॉस्ट में पढ़ के आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एसिड में क्या क्या आता है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, जो नहीं आप पर्चे में वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स कितनी है जी? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है जी? 140, 214, 140 और 160। माना, देखो माना कि ख़त्म हो जाएगा काम 31 अक्टूबर पे, माना कि पेमेंट 1 दिसंबर को हो रही है, 1 महीने बाद, लेकिन हमारी बला से पेमेंट तो बाद में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा टोटल कितना बनता है? 660। लेकिन वो सवाल ने दिया हुआ था तो अलग अलग क्या लिखना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 660। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज बोरिंग कॉस्ट्स, हमने कैपिटलाइज करने। ठीक है जी, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड निकाल लेंगे हम वर्किंग नंबर 2 में। 1.1 कर दूं, चलो 1.1। तो वर्किंग नंबर 1.1, बोरोइंग कॉस्ट्स टू बी कैपिटलाइज्ड, याद है? इसमें वर्किंग में सबसे पहली चीज आती है जी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। आपके लिए लिख रहा हूँ, पर्चे वैसे लिखना नहीं चाहिए, वो हैं कोई नहीं। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। मैंने कहा आपकी रिवीजन भी हो जाए। हाँ, लेकिन इसका कोई ताल्लुक रनिंग बैच के, रनिंग क्लास के साथ नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये उसकी एप्लीकेशन जरूर है।
हाँ लेकिन हमने की हुई है। तो ये टेस्ट डिस्कस वैसे को बुलाया था, शाम में प्लानिंग की थी हमने आज के हम 2 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। आधे बच्चों ने कहा था हम आएंगे, आधों ने कहा था हम नहीं आएंगे, तो मैंने कहा था यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। ये वही वाली है असल में, नया आज कुछ नहीं पढ़ा रहा। अगर ये ना करना होता तो शायद मैं आज फिर ना आता। चलो एक्स्ट्रा काम करना था, वैसे ही यूट्यूब पे जाना था। 60% बच्चों ने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया था आने के लिए, तो फिर यही काम कर लेते हैं, तो वही कर रहे हैं काम, ठीक है ना। इतना बोझ तक वही बच जाए हमारे पास। जी ये भी 0 है, लेकिन ये वर्किंग मैंने इसलिए पूरी कर दी कि अभी कल कल को और सवाल आए, उसमें इन्वेस्टमेंट ये उसमें ये बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नोट में आकर इंटीग्रेट हो, मर्ज हो, अप्लाई हो इसमें आके। स्पेसिफिक लोन है, कल जनरल लोन आ जाए, तो पूरी वर्किंग जो रेलेवेंट का सिर्फ वो बनाया करेंगे। देख लेते हैं। अभी मैं कहा था मुझे स्पेसिफिक लगा था, ठीक है मुझे स्पेसिफिक लगा था, अगर जनरल होगा तो वो ले लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ पर्चे के लिए फिर आपको ये वाला और ये वाला लिखना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ इतनी सी वर्किंग काफ़ी है। ओके देख लें यार, किसी जरा एक तरह दिखा देना पहले जी। प्लांट वॉज फाइनेंस थ्रू लोन ऑफ 500 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन मार्च। अब देखो कमेंसमेंट सिजेशन भी कैसे हम लिखते हैं जल्दी जल्दी। कमेंसमेंट लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड किधर है, यकम मार्च। वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी। फर्स्ट पेमेंट यकम फरवरी। तो सबसे लेटर क्या है, सबसे लेटर है यकम मार्च 18। तो बस यही मैं लिख लेता हूँ, यकम मार्च 18, ठीक है ना। और सिजेशन वर्क कंप्लीशन पे होती है, वो है जी 31 अक्टूबर 18। फटाफट हमने कमेंसमेंट सिजेशन लिख ली, काम चल गया ना। देखो अब तो याद होगा, काम उसी का चलेगा। अभी मेन क्लास में अभी भी मैंने क्या करना है, मेन क्लास में अभी भी मैंने लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड फर्स्ट पेमेंट ये लिखते रहना है। हाँ लेकिन पर्चे तक जाते जाते इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे, ठीक है जी। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 मंथ्स। लेकिन एक मसला है, नॉन रूटीन स्टॉपेज जी। तो नॉन रूटीन स्टॉपेज कौन से मंथ में है, अगस्त में है, तो अगस्त इन्हीं में ही आ रहा है। इसका मतलब 8 की बजाय 7.5 मंथ्स की कैपिटलाइज करेंगे हम बोरिंग कॉस्ट। तो फिर देखो भाई लोन कितना है, 500 मिलियन। लोन कितना है जी, 500 मिलियन जी। उसके बाद 18% इंटरेस्ट रेट है, और वैसे कितना गिना था, 8 से फासला रख के बटा 12। यही सीखा हुआ है? हाँ कोई मसला नहीं, चलेगा। तो सीखने के ज़माने में तो बहुत कुछ करते हैं हम, करते हुए फिर शॉर्टकट्स पे चले जाते हैं। अच्छा 1 मिनट दे दो मुझे। तो उसमें से उसमें मसला तो नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग में तो नहीं मसला आ रहा, रिकॉर्डिंग में तो नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है, कोई नहीं, इनकी खैर। -0.5 मतलब इनको वैसे भी थोड़े से तो बच्चे आवाज़ आ ही रही है। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 6 महीने, ये 12 दिन ही थे ना, अपना 15 दिन ही थे ना, तो ध्यान से देख लो, 16 अगस्त से, हाँ वहाँ आता महीने में, सही है जी। पॉज करें इसको जो चेंज करना है जी बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट इनकम को देखते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लोन है। वो कह रहा है प्लांट वाज फाइनेंस्ड थ्रू अ बैंक लोन ऑफ 500 ऑब्टेन ऑन यकम मार्च, ठीक है ना। तो ये प्लांट फाइनेंस किया गया है इस 500 के लोन से। ये स्पेसिफिक लोन था, रूल भी उसी तरह से लगाया, लेटर ऑफ वाला, लेकिन लेटर डेट ही ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा आगे कहता है द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एंड अर्नड 17 million during, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, हमें बटे बुटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कैलकुलेशन को उस तरह से रिसीट पेमेंट बनाएं, सरप्लस फंड्स निकालें। उसने कहा छोड़ो इस बात को, अब वैसे भी कर भी नहीं सकते ना,
वो कहता है सरप्लस फंड्स वर फ्रॉम द लोन अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट। क्या रेट था? ठीक है, एंड अर्न 17 मिलियन। हमने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन सही से बताओ, मतलब ये जो सरप्लस था ये तो नहीं कि कहीं हमारी कमेंसमेंट सिचुएशन की ब्रैकेट से बाहर भी निकल गया हो। तो कहने का नहीं, ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या है? तो उसने उसका ख्याल खुद कर लिया। अब अगली बात, इस 17 मिलियन को 8 महीने की समझ के इसमें से 15 दिन की इनकम माइनस करके फिगर ले जाएं, या इसको समझें कि ये ऑलरेडी ठीक है? क्यों? वो कह रहा है कैपिटलाइजेशन पीरियड का, ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड ये 17 है, तो कैपिटलाइजेशन पीरियड 8 नहीं है, वो है ही क्या 7.5। तो वो एज इट इज ले लेना आप। ठीक है, कितना? 17। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको इधर ले। जी बिल्कुल, फिर तो भाईजान हमें ये भी शक होता कि पता नहीं ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो सारे साल की तो नहीं है, फिर डिफरेंट हो जाती है ना, फिर एडजस्टमेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। फिर हो सकता है वो कहता है इन्वेस्टमेंट इनकम बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फ्रॉम लोन ड्यूरिंग द ईयर वाज इतने, तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि ये पूरे साल की है शायद, और बैलेंस बचता रहा है, और 8 महीने की निकालें और फिर उसमें से 15 दिन भी निकालें। तो ऐसा कुछ नहीं था, कैपिटलाइजेशन पीरियड लिखने की वजह से जान छूट गई। जी उसने खुद लिखा हुआ तो आप अज्यूम क्यों करोगे? वो ना लिखा होता तो फिर आप देख लेते, फिर कर लेते, या जो भी यार, मतलब जो देखो ना, ये ना होता तो फिर सवाल डिफरेंट होता। इस तरह का एक और सवाल भी है, मतलब इससे मिलती जुलती कहानी है, उस पे जाएंगे तो फिर मैं दोनों का कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। आप एक और भी है इसमें। जी नहीं, कमेंसमेंट का रूल वही होना था। फिर तो पूरा डाटा बहुत होता ना, फिर ढेर सारा डाटा होता है, फिर उसमें कमेंसमेंट डेट, सिजेशन डेट, ये तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। फिर आपको लोन के अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए रिसीट पेमेंट बनाना पड़ता, फिर जो कमेंसमेंट से पहले का होता वो प्रॉफिट एंड लॉस में, जो सिचुएशन के बाद का होता वो सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही चलना है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल नहीं, और नॉर्मली जब मिक्स करता है तो थोड़ा ही रखता है डाटा को। ठीक है, अभी स्पेसिफिक लोन डाला है, किसी और सवाल में जनरल लोन डाल देगा। ठीक है ना? ओके जी, ये बता दो ये क्या है जी? 56.25 माइनस 17 39.25, तो यही टोटल है। जबरदस्ती मैंने जरा वो ऊपर 0 और नीचे 0 लिखा है, पर्चे में ये नहीं लिखना था आपने। 39. ठीक है जी, ये 39.25 कॉस्ट में ऐड हो गया 699.25। ये हमारी आ गई प्लांट की कॉस्ट। तो एडिशंस में कितना जी? 699.25, वर्किंग नंबर 1। जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करना है, और मॉडल कौन सा है इसका? कॉस्ट। ठीक है जी, चलो अब कॉस्ट मॉडल है, तो कॉस्ट मॉडल है, डिस्पोजल तो है नहीं, तो ट्रांसफर रिवैल्यूएशन तो हो नहीं सकता, तो ये क्लोजिंग भी फिर 699.25 ही आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद ओपनिंग 0 ही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है, तो यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं जी, वर्किंग 1.2 जी। कॉस्ट कितनी है? 699.25। लाइफ कितनी सवाल ने बता दी है जी? 15 साल, लेकिन ये तो आएगी पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अब ये तैयार हुआ है किस दिन? ये 31 अक्टूबर 18 पर। ठीक है,
तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने की डेप्रिसिएशन ले लो जी। 7.8 7.7 है ये, तो 7.8 आ गया ना, 2 डेसिमल पे चलाना है। अच्छा भाई, इसको भी 3 करा देते उस वक्त जी। वर्किंग नंबर 1.3 बड़ी गल है। अच्छा जी, ओके नेक्स्ट। कोई ट्रांसफर है, डिस्पोजल, तो क्लोजिंग क्या आ गया, थोड़ा जितना ऊपर आ सके उतना जी। 7.77 और इनका डिफरेंस लें तो बुक वैल्यू आ जाएगी 691.48 जी। कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, पूरा लिखना पर्चे में, 15 साल। ठीक हो गया जी, आगे बढ़। इक्विपमेंट की बारी लगा लेते हैं। इक्विपमेंट का ओपनिंग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अवेलेबल है, सवाल में अवेलेबल। इक्विपमेंट का ओपनिंग बताएं। 190 ओपनिंग है और 60 ओपनिंग है। ये कॉस्ट है क्योंकि कॉस्ट मॉडल है, इक्विपमेंट के बारे में भी उसने बताया है। ठीक है, कॉस्ट मॉडल पे इक्विपमेंट पढ़ा है, आखिर में बताया हुआ है सर। ठीक है, ये देखो इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल येलो। ठीक है, लो जी, ओपनिंग हो गया काम। नेक्स्ट इज ऑन 1 सितंबर 18 हमारे साल में ही a new equipment was acquired by making payment of 70 million to supplier। अगर आपकी इजाज़त हो तो जर्नल एंट्री में यहाँ कर लूँ, पर्चे में ज़रूरत नहीं है जर्नल एंट्री की। ठीक है, बहरहाल ये सारी जो है वो देखो, मतलब आपको ये कहा था ना कि आपने जो चीज़ें सीखनी है अभी स्टार्ट की क्लासेस में, एंड तक वो चलती जानी है। नोट के अंदर और क्या आ रहा है, वही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन थी। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री आपको पता है क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, एसेट का नाम ही बोल दें। इक्विपमेंट न्यू की कॉस्ट से डेबिट होता है, फिर इक्विपमेंट ठहर जाओ, उसको डेथ पड़ गई है। इक्विपमेंट होल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट होता है, इक्विपमेंट होल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट हो जाएगा, और कैश नॉर्मली क्रेडिट होता है। अगर इसमें क्रेडिट ना हुआ डेबिट हुआ तो फिर मैं अब टॉप पे लिख लूँगा। वैसे पहले और एंड पे एक लाइन छोड़ के एंट्री किया करें, तो कोई चीज़ रह भी जाती है तो बाद में बंदा ऊपर लिख सकता है। ठीक है जी। अब ऑन 1 सितंबर 17 अ न्यू इक्विपमेंट वॉज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 million टू सप्लायर। An old equipment was also given in exchange to the supplier. The fair value of
ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड एट 21 एंड 39 रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताओ, अगर एक्सचेंज की अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड ये हम लिया करते हैं। ठीक है जी, तो सही है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू आ गई 70 प्लस 21, ये याद है ये बात। अब ये 91 आपने डायरेक्ट लिखना है पर्चे के अंदर, तो जाके एडिशंस में एक छोटी सी वर्किंग शो कर देनी है, जनरल एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन इसके नंबर मिल गए आपको। ठीक है, आगे कहता है द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन। डिस्पोजल के अकाउंट से ये डिस्पोजल में ये 40 माइनस होगा एसेट की उस कॉलम में, उसके भी नंबर मिल गए आपको, ये नंबर मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट, ऑन यकम जुलाई 16, पुरानी बात है, अभी हम 18 में खड़े हैं। ठीक है ना, कर लो कल चलो, आज माफी है। कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 5 मिलियन। इसका मतलब न्यू इक्विपमेंट 91 का नहीं है, इसमें प्लस 5 इंस्टॉलेशन भी है, तो ये 96 का है। ठीक है, ये अलग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली 96 मैंने इकट्ठा कर दिया, कोई मसला तो नहीं हुआ ऐसे। ये देखो 70 और 90 तो पहले कॉस्ट निकाली थी ना, फिर उस नए प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए भी 5 रुपये लगे, तो टोटल कितना हो गया फिर 96। लेकिन ये 96 फिर पे भी हुआ है ना, कैश 96 वाला, ये 5 पे हुआ है, तो ये फिलहाल यहाँ लिखा है। वैसे यहाँ पर 5 के अलावा भी कुछ आना है, वो क्या है? ये 70 जो आपने एक्सचेंज के लिए दिया और ये 5 जो आपने इंस्टॉलेशन के लिए दिया, यानी ये बेसिकली ये अलग अलग भी हो सकती थी ना एंट्री। अगर आप इस 5 को यहाँ पे इधर ना ऐड करते, इस 5 को यहाँ भी ना ऐड करते, तो अगली एंट्री करते आप इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 5 से, और फिर आपको ये 5 उधर 91 में ऐड करके 96 करना पड़ता, और कैश तो अलग अलग क्रेडिट हो ही रहा है। तो इसको कंबाइन किया हुआ एंट्री को, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। यहाँ तक को मसला। अब सिर्फ निकल आए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो गेन लॉस निकल आएगा 1 मिनट में, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये 20 भी हो गया, ये 70 भी हो गया, 21 भी हो गया। 93 को हमने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। ओल्ड इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई और यकम जुलाई डेट ऑफ परचेज, तो हम उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। इक्विपमेंट 20% स्ट्रेट लाइन मेथड पे नहीं है, ओ रिड्यूसिंग बैलेंस में। चलें, फिर डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अब छोटी सी डिटेल्ड वर्किंग कर लेते हैं। तो वर्किंग नंबर, अच्छा चलो इसको ना मैं वैसे आप लोगों के लिए वर्किंग नंबर 2 कह रहा हूँ। ठीक है ना, वरना आप वर्किंग 2 एंट्री ना करें, वर्किंग 2 से आप वर्किंग से ही स्टार्ट कर लेंगे, ये जो मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है जी, किस दिन ख़रीदा हमने इसको? यकम जुलाई 16 पर। बोलो, यकम जुलाई 16 पर 40 मिलियन का ख़रीदा था। ये लो, फिर ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर 16 आया होगा। डेप्रीसिएशन की होगी 40 इंटू 20%, लेकिन 6/12 ना करना भूलना। क्या मुसीबत पड़ गई है जी, 6/12 करना नहीं भूलना। क्यों भाई, बोलो क्यों 6/12 करना नहीं भूलना जी? इंटू 6/12, क्योंकि यकम जुलाई को ये आया था जी। 4, बुक वैल्यू 36। उसके बाद 31 दिसंबर 17 आएगा, बिल्कुल आएगा, ये तो 18 में जाके बिक रहा है। तो 31 दिसंबर 2017 डेप्रीसिएशन 36 इंटू 20% पूरा साल 7.2 जी। बुक वैल्यू है 28.8 यकम जनवरी 18 की। और फिर 31 अगस्त कर लो, 31 अगस्त कर लो, यकम सितंबर एक ही बात है। 31 अगस्त 18 पर ये एसेट बिक गया, यानी एक्सचेंज हो गया। तो 28.8 इंटू 20% इंटू 8/12 3.84
और बुक वैल्यू आ गई 24.96 जी। एक्यूमुलेटेड डेप्शन ढूंढने निकले थे, पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए। 40 माइनस 24.96 इज इक्वल टू 15.04। 15.04। मैं जानबूझ के गेन लॉस नहीं निकालना चाह रहा, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो चाहिए थी, इस फिगर की ज़रूरत थी मुझे, और इस फिगर की ज़रूरत थी। और आज चूँकि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, खैर से एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो तो नए की कॉस्ट भी चाहिए होती है, ऐसे ही है ना। तो ये तीन चीज़ें चाहिए थी मुझे, ठीक है। बाकी निकालना तो गेन लॉस निकाल लो आप, मेरे लिए तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे ये तीन चीज़ें चाहिए थी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो ये तीन फिगर्स वाले नंबर ले लेते हैं फटाफट, फिर फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन रह जाएगी, वो भी कर लेते हैं। तो इक्विपमेंट में एडिशन कितना हुआ है 96 का, डिस्पोजल कितना हुआ है 40 का, मॉडल इसका कॉस्ट है, ठीक है, कर लेते हैं टोटल। डेप्रिसिएशन अभी निकालना बाकी है, ट्रांसफर होना कुछ नहीं है। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकली है 15.04, ठीक है। ये वर्किंग 2 में आपने 96 निकाला, और ये भी वर्किंग 2 में निकाला, ऐसा ही है, ठीक हो गया। एडिशन भी आ गया 96, ये भी वर्किंग 2 में निकाला था ना, और 40 भी यहाँ से। ये तीन फिगर्स हमने ले ली, ये नंबर मिल गया हमें, ओके डन। तो जानबूझ के मैंने एंट्री पूरी नहीं की, ये कैश भी ना लिखता मैं, बस वो आपको समझाना था +5 वाला मामला, इसलिए लिख दिया। जी बेटा बोल। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, तो उसमें से तो कॉस्ट निकलेगी ना मेरे चांद। मैंने बुक वैल्यू पे जब एसेट अकाउंट बनवाया था ना, तो ये बच्चों को सिखाया था कि इसको कंफ्यूज नहीं करना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को, कि वो बुक वैल्यू पर, एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू पे बनना डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो डिफाइन करती है। अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री हो रही है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। और अगर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट वाली एंट्री हो रही है, तो फिर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ कि 1-2 टॉपिक्स में यूज़ करना है इसको जाके आगे, वरना हम एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे ही रखते हैं और अक्यूमुलेशन अलग ही रखते हैं। ये नोट के अंदर हमेशा नोट बनेगा ही ऐसे, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी इसी तरह से। आइए 16 ने भी यही कहा हुआ है कि ये करो, डिस्क्लोजर्स अगर बनाने हैं तो ये करना पड़ता है। तो वो किस लिए सिखाया है, वो आगे कुछ जहाँ पर मजबूरी हो बुक वैल्यू पे बनाना पड़ जाए, उसलिए सिखाया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो वो कभी नहीं सोचना जब तक कि वहाँ पहुँच ना जाए जहाँ यूज़ करना है। हमेशा यही सोचना है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होता है या रीवैल्यूड अमाउंट पे, और डेप्रिसिएशन अलग अक्यूमुलेट हुई पड़ी होती है। ओके, अच्छा जी। अब जी वर्किंग नंबर 2.2 कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। याद है ये वर्किंग? ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, उधर से क्या देखना, यहां से दिखा दो मुझे। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकलेगी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, 190 माइनस, बोलो 190 माइनस 60 करोगे तो ये सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। इसमें से माइनस किसे करोगे, डिस्पोजल की ओपनिंग बुक वैल्यू को, यानी 28.8 को जी। बाकी बच गया जितना भी, उस पे रेट लगेगा 20%। आंसर बताइए 20.24 ऑन एडिशंस, एडिशन भी है बिल्कुल 96 का, रेट वही है सबके लिए 20%। और ये किस दिन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हुई है वकूफ़ पजीर, यकम सितंबर को, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4/12 जी। उसके बाद ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल में 8 महीने की डेप्रिसिएशन है, बोलो और वो वर्किंग 2.1 में हमने ऑलरेडी निकाल दी हुई जी। तो कुछ भी नया नहीं है भाई, ये तो आपने पहली क्लास में पढ़ा था। और देखो आप नोट का सवाल कर रहे हो, रिसेंट सा सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अभी तक तो हमने
वो पहला हफ्ता अप्लाई किया है, बस इतना पता है कि नोट की शक्ल कैसी होती है वो पता लग गया हमें। उसके अलावा पूरा एक वीक जो पहला हमने पढ़ा था, एक्सचेंज तक पहुंचे थे, वो 6-7 लेक्चर्स, बस अभी तक तो वही किया हमने। 7वें लेक्चर में ये तो 7 लेक्चर्स से मैक्सिमम मार्क्स आ चुके हैं आपके नोट के, तो ऐसा नहीं है। और रीवैल्यूएशन में भी काफ़ी सारे मार्क्स आ ही जाते हैं, गलती हो भी जाए तो पासिंग मार्क्स मौजूद होते हैं सवाल के अंदर। जी बोलें जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट वाली एंट्री है 30 वर्किंग नंबर 2.2। आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ज़रा साथ साथ मिलाता जा रहा हूँ ना। इक्विपमेंट 2 में है, प्लांट 1 में था, बिल्डिंग 3 में, इस तरह से मैंने किया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी। कहानी ख़त्म नहीं हो गई? बोलो, इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई है भाई, इक्विपमेंट की भी। बोलो क्लोजिंग कॉस्ट, क्लोजिंग हाँ 246। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4, बुक वैल्यू जी, कॉस्ट मॉडल, रिड्यूसिंग बैलेंस पूरा लिखना पर्चे में, और 20%। अदनान ने बच्चे बुलाए, इधर ही करना है, यहाँ पे करनी है ना सर ने क्लास। हम फिर FA2 के ऊपर करेंगे, लेकिन पता नहीं कब करेंगे। रफ़ी है, इसको ऊपर यहीं बैठा देंगे पढ़ने के लिए, पढ़ेगा बैठ के। बस मेरा काम हो गया, मैं थोड़ा आराम करूँगा फिर उसके बाद सुकून से। आज छुट्टी तो लगे ना, सुबह जानबूझ के थोड़ा सा लेट आया हूँ। वालदा भी बैठी हुई थी, कहने लगी हम आज भी आराम नाल ही जा रहे हैं। मैं कहा छुट्टी महसूस कर रहा हूँ थोड़ी सी। 8 बजे आराम से आया हूँ, टेंशन नहीं थी, भाग दौड़ नहीं थी। 5 मिनट बाद चले जाएंगे, ऐसे जैसे दफ्तर में बंदा जाया करता था। टीचिंग में तो बहुत टाइम पे भागना पड़ता है बंदे को। अच्छा जी, अब भाई क्या रह गया? देखो भाई क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस ऑफिस बिल्डिंग रह गई। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग के बारे में कह रहा है, ऑन 31 दिसंबर 18 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड एट 178 million by precise values and independent valuation firm. Value in use of building at 31 दिसंबर 18 एस्टिमेटेड 186। ये तो यहीं से पता लग रहा है। अच्छा, सेम डेट पर अगर, वैसे मैंने ज़बानी बताया हुआ है, अगर सेम डेट पर इम्पेयरमेंट और रीवैल्यूएशन आ जाएं तो हम पहले रीवैल्यूएशन करते हैं फिर इम्पेयरमेंट। ये पक्का असूल है। ठीक है, रीवैल्यूएशन करेंगे पहले, इम्पेयरमेंट करेंगे बाद में। अब जब हम रीवैल्यू करेंगे तो एसेट रीवैल्यू के कहाँ पे पहुंच जाएगा? 178 पे। अब इसको कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से तो वो तो ज़्यादा है, तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं होनी, इसलिए इसको इग्नोर ही करना। नहीं बोलूँगा दोबारा, मैं नहीं बताऊँगा। 178 रीवैल्यूड अमाउंट है, 31 दिसंबर 18 पे एसेट इस पे आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करो रिकवरेबल अमाउंट से। इसने लिखा हुआ वैल्यू इन यूज इन ऑफिस बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड एट 186। और मैंने आपको कहा था अगर वैल्यू इन यूज दे दे और फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल ना हो तो वैल्यू इन यूज ही रिकवरेबल अमाउंट है। भूलना नहीं है, भूलना मना है। और तुम्हें FA2 पढ़ने आ गए शराजी? सुभान अल्लाह, छुट्टी का दिल नहीं करता तुम्हारा? चलें जी, काम शुरू करें फिर। और भाई ओपनिंग की टेंशन ना लो, ओपनिंग अवेलेबल है, ना होता तो हम निकालते 31 दिसंबर 17 पे जाके, लेकिन 31 दिसंबर 17 का डाटा कोई नहीं अवेलेबल, यकम जनवरी 18 का है। तो बिल्डिंग का ओपनिंग है 240 और 36 है इसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मसला ये है कि मुझे ये नहीं पता लग रहा, कोई मुझे बताने वाला बता भी सकता है, ये 240 जो है मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये कॉस्ट है या ये रीवैल्यूड अमाउंट है। ओ, ये वाली लाइन के बारे में आप कह रहे हैं कुछ। ये लाइन कह रही है रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एट यकम जनवरी 18 अमाउंटेड टू, एट यकम जनवरी 18 अमाउंटेड टू 8.5। इसका मतलब ये हुआ
कि ये तो ऑलरेडी रीवैल्यू हो चुका है, वरना ओपनिंग बैलेंस में सरप्लस कहाँ से आ जाता। ठीक है, तो भाई ये तो ऑलरेडी रीवैल्यूड है, ओपनिंग रीवैल्यूड अमाउंट आ रही है 1 जनवरी 18 पर, तो इसका मतलब ये रीवैल्यूड अमाउंट। अब मैं अगर कोशिश करके, वहाँ तो जगह कम है, देखते हैं कितनी वर्किंग है वैसे, ज़रा नज़र मार लेता हूँ मैं। अच्छा, वो सब कुछ ही बंद हो गया। ज़रा देखो कितनी लाइनों में वर्किंग पड़ी है यार, किताब के अंदर सोल्यूशन है तो सही। जब तक मैं पहुंच गया तो फिर रहने देना, मैं पहुंच गया हूँ, रहने दो। 1 2, इसको तो एक लाइन में कर लेंगे बुक वैल्यू डायरेक्ट में, तो 1 2 3 4, वहाँ पे हो सकती है वर्किंग, यहाँ पे ही करता हूँ मैं जी। वर्किंग नंबर 3, डेट, डिस्क्रिप्शन, तंग पड़ गए तो फिर उधर चले जाएंगे। उसके बाद बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। इकतीस दिसंबर 17 कह लें या 1 जनवरी 18 कह लें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बुक वैल्यू लिखने लगा हूँ, जो कि निकलेगी हमारी 240 माइनस 36, कितना जी, 204। और साथ ही मुझे ये भी बता दिया गया कि इस दिन सरप्लस कितना है, 8.5। ये लो भाई, ये लो, 1 जनवरी 18, मतलब तो यही है। ठीक है, यहाँ तक को मसला। ये जो फिगर्स मैंने लिखी हैं, इनमें से किसी पे एतराज़ है तो बताओ कि जी ये हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रही, कैसे आई है, बोल दो। सब क्लियर है, आगे चल, तब आगे तब चलूँगा तभी। मसला है यहाँ पे, बस ये छोटा सा मसला है यहाँ पे बस। रीवैल्यूड अमाउंट नहीं लिखेंगे 240। रीवैल्यूड अमाउंट में से भी जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती थी तो बुक वैल्यू ही लिखा करते थे। बुक वैल्यू का मतलब ही क्या है, अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू तो ठीक है, बुक वैल्यू तो ठीक। अच्छा जी, अब ये वाला ओपनिंग लिख लिया हमने, ये इनको मैंने नेट करके लिख दिया वर्किंग में, और ये भी ओपनिंग आ गया। अब्दुल्ला समझ आ रही है? अब पॉइंट 4 को पढ़ लेते हैं। वैसे वो कह रहा है ML अकाउंट्स फॉर रिविजन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20 ईयर्स है, रिवैल्यूएशन मॉडल है 20 ईयर्स के साथ। वो कह रहा है ये रिमेनिंग लाइफ थी एट लास्ट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जब भी हुई थी वो पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है देखो जब भी हुई थी 31 दिसंबर 17 पे नहीं हुई, ये मैं श्योर हूं। 31 दिसंबर 17 क्या है, हमारे साल का पहला दिन, यानी 1 जनवरी 18। तो जो भी कह ले मुझे बच्चा कि जी कोई कसम भी उठा दे कि 31 दिसंबर 17 को रीवैल्यू हुई है, तो मैं कहूँगा नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेट रिप्लेसमेंट मेथड है। तो अगर 31 दिसंबर 17 पर रीवैल्यू हुई होती तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ पर 36 ना होता, 0 होता। ठीक है, बात समझे हो ना? इसलिए ये पिछले साल के आखिरी दिन रीवैल्यू नहीं हुई, पता नहीं कितने साल पहले रीवैल्यू हुई है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आई, आगे समझ। हाँ, ये बिल्डिंग 1 जनवरी 18 पर ये बिल्डिंग 240 है रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है, इसकी एक्यूमुलेशन 36 है, ठीक है, और इसका सरप्लस भी पड़ा है। ये वाली बिल्डिंग 1 जनवरी 18 पर जो 240 पे आ रही है, ये बिल्डिंग के बारे में कह रहा है 31 दिसंबर 18 पे ये रीवैल्यू हो रही है हमारे साल के आखिरी दिन। मैं ये कह रहा हूँ इससे पहले ये रीवैल्यू हुई है कभी? इससे पहले कभी रीवैल्यू हुई है? हुई है तो सरप्लस आ रहा है। अच्छा, अगर रीवैल्यू हुई है तो क्या पिछले साल के एंड 31 दिसंबर 17 पे हुई होगी? ये हो ही नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो 31 दिसंबर 17 पे रीवैल्यू हुई होती ना तो 36 रुपये की डेप्रिसिएशन कोई ना पड़ी होती, 0 रुपये की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होती, क्योंकि वो सारे का सारा इस दिन ट्रांसफर हो जाता है। ओके, अच्छा चलो,
अच्छा ये ऐसी बात थी, बस आ गई चली गई। अच्छा रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन 20 साल थी, इस साल की तो आप निकालेंगे, ठीक है। ऐसे बेवकूफ़ाना बात ही सोची, मैं तो कुछ और समझा रहा था, तुमने ये सोच लिया, सिंपल बात, लास्ट रीवैल्यूएशन। इसीलिए तो बोला अभी ये वाले रिवैल्यूएशन तो अभी हो नहीं है, ये तो 31/18 पे तो आप पहुंचे हैं, अभी 31/18 पे पहुंचे हैं, रिमेनिंग लाइफ हम खुद निकालेंगे, टेंशन मत हो। ओके अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 18 पर ये बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है, तो पहले 31 दिसंबर 18 पर इसको लेकर आना पड़ेगा। मसला सिर्फ ये था, मसला वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, मसला ये, ठीक है। 31 दिसंबर 18 पर डेप्रीसिएशन लेनी है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन तो 240, तो कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर ही हर साल लाइफ में डिवाइड होना होता है ना, तो डिवाइड बाय लाइफ कितना बनता है? नहीं, क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड में 204 लेते हैं कोई? हाँ अभी कर लो, फिर अगली बात बताता हूँ जी। कितना? 12। और इधर देखो प्लीज, 8.5 को भी डिवाइड बाय 20 कर दें। हाँ ये जो 0.425 वाली फिगर आपने बताई और ये जो 8.5 को 20 से डिवाइड करवाया है, ये सही नहीं। क्यों? ये तो कॉस्ट है या रीवैल्यूड अमाउंट, ये तो ओरिजिनल समझो कॉस्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल 240 पर 20 डिवाइड होते 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 12 निकलता जाना था, ये तो ठीक है ना। लेकिन क्या मैं यहां पे 204/20 लिख सकता था? बात समझिए, पॉइंट सिर्फ यही है जहां पे समझने वाला, फिर क्लास खत्म कर देंगे। क्या यहां पे मैं 204/20 लिख सकता था? क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट को, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ, टोटल लाइफ पे डिवाइड करना होता है। ठीक है ये रिवैल्यूड अमाउंट है, लेकिन छोड़ो, मैं इधर थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए क्या, मैं 240/20 तो कर सकता हूं, क्या मैं 204/20 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इसी तरह से ये 8.5 ये ओरिजिनल सरप्लस नहीं है जो आया था कि इसको 20 से डिवाइड करते, ठीक है। तो इस 820 को 8.5 को 20 से डिवाइड नहीं करना, अब इसका कोई और हल निकालना, ठीक है। ये बात समझ नहीं आई तो फिर मैं रुक के दोबारा समझाता हूँ। ये वो लेटेस्ट रिवैल्यूएशन लिखता वो, और वो दूसरी बात है वो यहां पर लिखता जब 31 दिसंबर पे हमने रीवैल्यू किया है तो वो लाइफ ये है। ये तो वो पुरानी बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये तो पुरानी बात है। वो 20 साल कह रहा है, पुरानी रिवैल्यूएशन के वक्त लाइफ थी, ये वो वाली बात कर रहा है। आप थोड़ा वैसे ही कंफ्यूज कर गए उसको, छोड़ें उसको। ये बात समझने वाली बात, फिर बाद में उस पर बहस कर लेते हैं। ये समझने वाली बात समझ लें। मुझे बताएं, क्या 240 को 20 से डिवाइड करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल यही लगता जाए फॉर्मूला, तो हर साल 12 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं 204 को भी 20 पे डिवाइड कर सकता हूं? ये तो गलत हो जाएगा। तो जब 204 को 20 पे डिवाइड नहीं कर सकता तो 8.5 को भी फिर 20 पे डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ये एसिड की बुक वैल्यू है वैसे ही ये सरप्लस की बुक वैल्यू है। एसिड की ओरिजिनल वाली कॉस्ट कह लें, रीवैल्यूड अमाउंट है वैसे तो, कॉस्ट कह लें, वो तो गिवन थी 240, लेकिन सरप्लस कितना आया था उस रीवैल्यूएशन के दिन जब ये एसिड हमने रीवैल्यू किया था, वो गिवन नहीं था, ठीक है। क्योंकि यकम जनवरी 18 में पड़ी है। अगली बात पूछो, हमें कैसे पता कि यकम जनवरी 18 पर ये नहीं अरोज हुआ? तो वो मैंने वही तो बात बताई थी कि 31 दिसंबर 17 पर ये एसिड रीवैल्यू नहीं हुआ, उससे पहले कभी हुआ है। क्योंकि अगर उस दिन हुआ होता तो अक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी 0 होता, और वो 0 होता, और ये सरप्लस में कहता ये 31 दिसंबर 17 का ही है, यही है हमारे पास ओरिजिनल सरप्लस। समझ रहे हो? ये बस पॉइंट सिर्फ इसमें ये था समझने वाला। चलो अब एक छोटी सी एग्जांपल समझो पहले, फिर अगली बात करते हैं। अब मसला तो आ गया ना, मसला क्या है? 240 को तो 20 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 8.5 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे आके हम फंस गए, यहाँ पे आके हम पर्चे में फंस जाएं तो 0.425 ही सही है, चलते जाएं, एक नंबर रह जाएगा। बस सोच ही नहीं पैना, वहां पे नहीं, बस सही है। नहीं समझ आया, थोड़ा सोचा इधर उधर, चलो यार कुछ तो लिखो, चलो आगे। पर्चे में तो ये करना है, लेकिन अभी जरा समझ ले।
हाँ तो बस कर दिया ना। अब जिसने ऐसा किया पर टेस्ट उसका पास होगा, बाकी सवाल उसका पूरा हो, टेस्ट उसका पास होगा और हाई मार्क्स होंगे उसके, अराउंड 70%, अराउंड 70%। अगर बाकी गलतियां नहीं हुई तो इससे भी ऊपर होंगे। एक छोटी सी चीज पे नहीं रुकने वाला। और जो यहां पे रुक के फंस के बैठ गए, मैंने भी देखो अप्रोच क्या रखी आज, पहले प्लांट करवा दिया, सबसे आसान था। इक्विपमेंट वैसे उससे भी आसान था। फिर इधर आया, यहां भी आसान लग रहा था कि छोटा सा मसला आया, पूरा सवाल हमें आता था। अभी तक तो कोई सवाल में मसला मुझे नहीं नजर आ रहा कि आपको आया होगा, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ था। एक छोटी सी चीज की वजह से, वैसे भी वो कॉन्सेप्ट अभी पेंडिंग था, पर्चे में जाने से पहले वो वैसे ही पढ़ा देना था। एक कैच है छोटा सा, मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट खरीदा 1 जनवरी 10 पे, कॉस्ट थी इस एसेट की 500, ठीक है। लाइफ इस एसेट की 5 साल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 500 बटा 5, मैं कल वी 10 बारी लिखना पैना जी। माइनस किया तो आ गया, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 400। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड ही है ना, तो 31 नंबर 11 पर डेप्शन निकालनी है तो फॉर्मूला रिपीट कर दोगे। बुक वैल्यू 300, 31 दिसंबर 12, स्ट्रेट लाइन मेथड है। फॉर्मूला हर साल क्या होता है, पहले दिन से सिखाया हुआ है। फॉर्मूला हर साल क्या होता है? रिपीट। फॉर्मूला रिपीट होता है तो डेप्रिसिएशन सेम ही आती चली जाती है, एंड सो ऑन। रह तो वैसे 2 साल ही गए, लेकिन अब चलो बस करो। अच्छा बच्चों, अब इधर देखो जरा, कैलकुलेटर सबके हाथ में होने चाहिए। भाई पहले साल तो 500 बटा 5 ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगले साल हम गए तो हमने कहा अच्छा यार, अगर हम मिसाल के तौर पे 400 को लें और 400 को डिवाइड करें रिमेनिंग लाइफ से, जो कि 4 है। रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालोगे? या 1 जनवरी पे, यानी 1 साल गुजर गया ना, तो रिमेनिंग कितना है? 4। तो आप आंसर क्या आया? 100। अगले साल गए, आपने कहा ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करूँ तब भी आंसर तो सेम है। अब ये स्टार्ट में इसलिए नहीं सिखाया था क्योंकि मैं आपको एक चीज़ के ऊपर पक्का कर रहा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल कॉस्ट को यूज़ करना है रेट या लाइफ डिवाइड करने के लिए, रेट से मल्टीप्लाई करने के लिए, पक्का पक्का कर रहा था आपको। तो उस वक्त ये बताता ना तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इसको कंफ्यूज कर जाते। मैंने आपको कहा था एक सवाल में इसको जब यूज़ करना है तब समझा दूंगा, तो इस सवाल में पहली बार आके ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो फिर मैंने आपको ये सिखा भी दिया, ठीक है। अब उसूल क्या बना, आगे भी ऐसे चल सकते हो लेकिन काफ़ी है। उसूल क्या बना? अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, if we divide cost with original life or book value with remaining life, answer will be same, ठीक है। आंसर विल बी सेम, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड में, लेकिन करना ऐसे कभी नहीं है, वरना ना वो फिर मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। आपको पता है बुक वैल्यू को आप सिर्फ तब यूज़ करते हो जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, ठीक है ना। लेकिन एक छोटा सा ये एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा तरीका है कैलकुलेशन का, ये पता होना चाहिए। कई बंदा फंस भी जाता है, जैसे इस सवाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो क्या है जी, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इफ वी डिवाइड कॉस्ट विद ओरिजिनल लाइफ और बुक वैल्यू विद रिमेनिंग लाइफ, आंसर विल बी सेम। अब इधर आओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 240 को
20 से डिवाइड करूं या 204 को ना 19 नहीं 17 से डिवाइड करूं। अभी अगली कहानी है, अभी तो रिमेनिंग लाइफ 17 है। मुझे नहीं पता एसिड कब आखिरी बार रीवैल्यू हुआ था, मुझे रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। लेकिन पहले थोड़ी देर के लिए ज़रा मैं कहता हूं कि 17 रिमेनिंग लाइफ है। सुनो ज़रा, 17 है रिमेनिंग लाइफ, मैं प्रूव करता हूं, लेकिन फिलहाल ज़रा ये बात पूरी कर लो। ये देखो, अगर एसिड की ओरिजिनल कॉस्ट रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करूं 20 से या 204 को डिवाइड करूं रिमेनिंग लाइफ 17 से, जो अभी बताता हूं कैसे रिमेनिंग है, मैं प्रूव करता हूं, ठीक है? तो आंसर सेम होना चाहिए। देख लो कितना है, 240/20 12, 204/17 12। इसी तरह से नशर करते हुए मुझे नहीं पता मेरा ओरिजिनल सरप्लस कितना है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि आज 8.5 है। बोलो, तो इसको अगर 17 से डिवाइड कर दूं तो काम हो जाएगा, ठीक है ना? अब असल ये 17 कैसे निकालना है मैंने ये सिखाना है सिर्फ आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ओरिजिनल को ओरिजिनल लाइफ से या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करो, आंसर सेम आता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है ना? अब ये प्रूव करते हैं रिमेनिंग लाइफ 17 कैसे है, ठीक है जी? बिल्कुल जैसे सिखाया हुआ था। ये देखें, 36 रुपये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि मैं रिमेनिंग लाइफ निकालूं, ठीक है? रिमेनिंग लाइफ निकालनी है तो मुझे टोटल लाइफ में से लाइफ पास्ट को माइनस करना पड़ेगा, ऐसा ही है? और बोलो, टोटल लाइफ सवाल में 20 गिवन है लास्ट रिवैल्यूएशन वाली, मैं लाइफ पास्ट निकाल लूं तो मेरे पास रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी। अब लाइफ पास निकालने के लिए मेरे पास 36 रुपए की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी। अगर आप 240 को डिवाइड करते हो 20 से तो आंसर आता है 12। ये 12 एक साल की डेप्रिसिएशन है, ठीक है? अब आपने क्या किया, आपने कहा जी अगर 36 आज तक डेप्रिशिएट हुआ है और एक साल की डेप्रिसिएशन 12 है तो रिमेनिंग, किताब में बड़ी तफसील से ये वर्किंग हुई है, वहाँ से देख लेना, ठीक है ना? तो ये कितने साल गुजर गए हैं? 3। ये 3 साल अगर गुजर गए हैं तो रिमेनिंग 17 है कि नहीं? नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, ये 17 रिमेनिंग लाइफ कैसे निकली समझ आ गई? 36 को यूज़ किया हमने, ठीक है? हमने कहा अगर 240 डिवाइड बाय 20 12 है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल 12 ही होना है। अगर हर साल 12 होना है तो फिर आज तक जो 36 की डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब कितनी बार ये 12 आया होगा? 3 बार, यानी कि ये 3 साल पहले रीवैल्यू हुआ था एक्चुअली ऐसे, ठीक है ना? तो फिर वो 240/20 करो या 204/17 करो, इसीलिए तो आंसर सेम आ रहा है। अगर ये 17 सही ना होता तो ये सेम आता। तो 3 गुजर चुके थे, 20 वो कह रहा है लास्ट रीवैल्यूएशन पे रिमेनिंग लाइफ थी, तो 20 में से 3 गए, बाकी 17, ठीक है? अच्छा, ये मजबूरी में हमें करना पड़ा। अब जब ये मजबूरी में कर लिया हमने तो फिर ये सहूलत में हो जाएगा, ठीक है ना? तो चाहो तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 240/20 चलेगा। और लेकिन इसको क्या करोगे? लेकिन मैं ये कहता होता हूं कि यार एक जैसा कर लो ताकि ज़रा याद रह जाए बात कि हमने क्या किया है जी, बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे, वरना वो भी ठीक था, आंसर तो 12 ही था, ठीक है? अब इसका आंसर बता दो। 0.5। देखा, अब सही हो गया। और इससे ये भी पता लग गया हर साल 0.5 कम होता आया होगा ना। अगर 12 डेप्रिशिएट होकर यहाँ पे पहुंचा है तो ये 0.5 ट्रांसफर होकर 8.5 पे पहुंचा, इसका मतलब ओरिजिनली ये 10 होगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है, ओरिजिनली ये कितना होगा? 10। तो 3 साल गुजरे तो हर साल 0.5, स्ट्रेट लाइन ना, 0.5 कम होकर कितना हो गया? 8.5, ठीक है ना? सही है? लो भाई बताओ, बोलो। 31 दिसंबर 18 पर बुक वैल्यू बोलो 192 और 8। नेक्स्ट, एक लाइन खाली छोड़ो और रीवैल्यूड अमाउंट लिख दो। यानी ये बस थोड़ा सा मसला था इस सवाल में, बाकी कुछ नहीं था जी। और इसकी वजह से कोई इतना असर नहीं पड़ना था, सिर्फ एक फिगर गलत होनी थी बस, कोई बात नहीं, बाकी चलता रहना था यार सही, बाकी सब सही होना था। तो कोई नहीं, 1 नंबर काट जाता, 1.5 नंबर काट जाता, 17 में से कितना को यार काट लेते नंबर इस चीज जी। अब जी क्या है जी?
रीवैल्यूड अमाउंट असेस कितनी हुई है 178, तो 178 आया। ओहो, इम्पेयरमेंट नहीं, रीवैल्यूएशन लॉस। इम्पेयरमेंट तो बाद में देखते हैं। ये उसूल भी लिख लो अपनी किताब में, यहां पर लिख लो। सेम डेट पर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग और सेम डेट पे रीवैल्यूएशन है ना, तो फिर पहले रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो लिखो अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट और रीवैल्यूएशन सेम डेट पर आए, अगर ये हमेशा के लिए उसूल है, लेकिन अब इस सवाल में आया है ना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं यहां पर। अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट और रीवैल्यूएशन सेम डेट पर हो, अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट और रीवैल्यूएशन सेम डेट पर हो, तो हम पहले रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे एसेट को। तो पहले हम रीवैल्यूएशन करेंगे, फिर एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे। अच्छा, आपस की बात है, हमने 3 घंटे पढ़ लिया आज तकरीबन। ये दूसरा लेक्चर भी कितना हो गया भाई? बस 5-7 मिनट में इसको लपेट देते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये इंशाल्लाह वो बच्चे एक एक करके ले लेंगे, एक आज ले लेंगे, एक पार्ट कल ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका कोई ताल्लुक हमारी नॉर्मल क्लास से नहीं है। कल सुबह क्लास में इंशाल्लाह अल्लाह खैर की तो मिलेंगे, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन होगी कर दी जाएगी। मतलब अगर कुछ ना कहा जाए तो आप लोगों ने तशरीफ़ लानी है। हालात इंशाल्लाह अल्लाह करेगा नॉर्मल हो जाएंगे, तो हम फिर बोरिंग कॉस्ट पे जहाँ पे छोड़ा था ना आखिरी सवाल, वो मैंने 1 और 3 होमवर्क में दिए थे, और मैंने कहा था आपको प्रोग्रेस बिलिंग, वहीं से बात शुरू करेंगे। मैंने उसको छेड़ा तक नहीं। वो जहाँ पे कल वाला लेक्चर छोड़ा हुआ था, ये वहीं पर ही है वो लेक्चर, ठीक है ना। तो कल उसको वहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, और खुदा ना खासा गड़बड़ हुई तो फिर भाई ऐसा कुछ और अरेंजमेंट कल भी कर लेंगे। फिर कुछ और चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी हैं ना जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ओके जी, लें जी, चलें आगे, इधर है, बोलें। लॉस, हाँ उसूल लिख लिया, अगर सेम डेट पर रीवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो तो पहले रीवैल्यूएशन करनी है, फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से एसेट को गुजारना है, ठीक है ना। तो हमने पहले रीवैल्यूएशन कर ली, 14 रुपये का लॉस आया। इसने सरप्लस ने कहा मेरी लाश से गुजर के जाओगे, और वो गुजर गया, ठीक है। 6 रुपये का लॉस, ठीक है, डन। अच्छा वैसे ही अब हो गई रिवैल्यूएशन। अब रिकवरेबल अमाउंट गिवन है ना, वैल्यू इन यूज गिवन है, तो मतलब रिकवरेबल अमाउंट ही है ना वो, अगर फेयर वैल्यू नहीं गिवन तो हम उससे कंपेयर करके देख लेते हैं। वर्किंग जो है, अगर कुछ ना हुआ तो चेंज छोड़ देंगे। जरूरी है एक लाइन खाली छोड़कर इम्पेयरमेंट लॉस की जगह छोड़ के फिर बुक वैल्यू लिखें, फिर कहें इम्पेयरमेंट लॉस 0 है? होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहां पर आकर देखा तो एसेट की रिकवरेबल अमाउंट यानी वैल्यू इन यूज कितनी है, 186। तो हमने कहा लो ये तो ज्यादा है, देयर इज नो इम्पेयरमेंट, ठीक है, रोक दो इसको यहां पर, सवाल खत्म, ठीक है। शुरू करें अब काम। नोट के लिए ओपनिंग शुक्र है पहले से गिवन थे। अब 18 वाला साल है, पहले क्या आ रहा है, डेप्रीसिएशन। ये तो आपने छुपाया हुआ है ना, ये नहीं नजर आ रहा, ये यहां पर नजर आएगा आपको, सॉरी यहां पर, ठीक है ना, जब सरप्लस की मूवमेंट बनाओगे। फिलहाल तो ये नजर नहीं आ रहा। तो 12 की डेप्रीसिएशन है फॉर द ईयर, वर्किंग नंबर 3, सही है। उसके बाद क्या हुआ, रीवैल्यूएशन। अब क्या होने लगा है, तो इसका मतलब ये मेन नोट भी बन जाना था अगर ये किसी ने नहीं निकाल पाया कोई 17। तो ये तो सिर्फ सब नोट के अंदर ही मसला आना था। डेप्रीसिएशन तो वो 240/20 करके भी उसने निकाल ही लेनी थी। तो क्या एक नंबर कट, ऐसी चीजों से परेशान नहीं होना। ये देखो कितना वॉल्यूम था सवाल का, जो आपको आता भी था, जो आपने कर भी लिया, ठीक है। ओके जी, तो अब कितना क्यूमुलेट हो चुका, 48। इसको क्या कर दो, ट्रांसफर। क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, और एसेट अकाउंट क्रेडिट। और उसके बाद क्या आया जी, 14 का लॉस। सिर्फ इसको देखते हैं तो 14 का लॉस आ गया। और बुक वैल्यू, ये रीवैल्यू अमाउंट बता दो अब, क्लोजिंग क्या है जी, 178, सही है ना।
अगर ये 178 ऊपर से निकाला है तो फिर सेम है, मतलब रीवैल्यूड अमाउंट है, सही जा रहा है सर जी। क्लोजिंग क्यों जीरो? यही तो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 31 दिसंबर 15 पे, ये 31 दिसंबर, अगर 31 दिसंबर 17 पे साल, पिछले साल के आखिरी दिन अगर ये रीवैल्यू हुआ होता तो इसकी बुक वैल्यू, इसकी एक्यूमुलेशन क्या होती? जीरो, जैसे अब हुआ है। ठीक है जी। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी 178। चलिए अब सब नोट इंशाल्लाह फिर कभी, ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। रीवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, लाइफ कितनी यूज की है? 17 का लो, 20 एक ही बात है, 17 रिमेनिंग है, 20 ओरिजिनल है, दोनों ही चल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी इसको रोकते हैं, ये 3 सब नोट्स आपने बना लेने, ठीक है, ओके, ठीक है जी। अल्लाह, अच्छा बात सुने, अभी अगर कुछ मामलात अल्लाह ने सही कर दिए तो सुबह नॉर्मल क्लास होगी, नहीं होंगे तो फिर उसी तरह से रात को जो है वो आपको बता दिया जाएगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे तो ज़रूर ही। तो बहरहाल होपफुली आज बेहतरी आ जाएगी, कल से नॉर्मल क्लासेस रिज्यूम होंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। जब मैं अल्लाह हाफिज़ बोल रहा होता हूँ ना भाई, इधर ले आओ ज़रा, क्या अभी उधर रखो, तस्वीर खींचने दो। जब मैं अल्लाह हाफिज़ बोल रहा होता हूँ ना तो ऐसी फजूल फरमाइश जो करनी होती है वो बंद होने के बाद किया करो, वरना ऑनलाइन वाला बच्चा ये समझता है कि शायद कुछ सवाल जो था वो हो गया और रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। तो प्लीज़ चुप रहा करो जब तक मैं कह ना दूं कि चलें जी बंद कर दें, अल्लाह हाफिज़ कह दूं और वो उसको बंद करना दे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।